नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ईएफएम के द्वितीय प्रश्न पत्र बिजनेस बस्टिंग में यूनिट प्रथम के अंतर्गत बजट शब्दावली का अध्ययन करेंगे। बजट शब्दावली में है बजट अवधि, बजट पीरियड। बजट पीरियड वह पीरियड होता है जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है और ये भावी अवधि होता है। जैसे 2020-21 के वित्तीय वर्ष में हम काम कर रहे हैं, तो हम अगली अवधि 2021-22 के लिए तैयार करेंगे बजट को। ये भावी अवधि से संबंधित होता है। और बजट जो होता है वह एक वर्ष के लिए बनाया जाता है और फिर इसे टुकड़ों में बांट के मंथली भी किया जा सकता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली कर दिया, या फिर इसको 3-3 महीने के अंतर से त्रैमासिक भी बनाया जा सकता है। जैसे प्रथम जो 3 महीने हैं त्रैमासिक बजट है, उसको एक जगह इकट्ठा करके त्रैमासिक बनाया जा सकता है। और 6 महीने की अवधि के जो बजट है उसको 2 भागों में बांट के उसको अर्धवार्षिक में भी बनाया जा सकता है। अब है बजटरी हैंडबुक या बजट बुक, जिसको बजट पुस्तिका भी कहते हैं। बजट पुस्तिका वह पुस्तिका होती है जिसमें व्यवसाय के बजट निर्माण से लेकर बजट का क्रियान्वयन करने और उसके मूल्यांकन से संबंधित सभी नियमों, उपनियमों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को लिख दिया जाता है। बजट पुस्तिका जब तैयार हो जाती है तो वह जब अगली वित्तीय वर्ष शुरू होता है जिसके लिए बजट बनाया गया है, तब वह अधिकारियों और कर्मचारियों का निर्देशन के काम आती है और इसी के अनुरूप विभिन्न विभागों को कार्य करना होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। बजट पुस्तिका के जहाँ लाभ हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि फिर जो उच्च प्रबंधक और वो प्रबंध समितियाँ जो हैं वह स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती हैं, अलग से अपना दिमाग नहीं लगा सकती हैं। अब है मूल बजट कारक, की बजट फैक्टर। की बजट फैक्टर वह ऐसे कारक होते हैं या ऐसे कारण होते हैं जो संपूर्ण बजट को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे पास जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति सीमित है। आपूर्ति सीमित है तो हमारा प्रोडक्शन जो है वह उससे प्रभावित होगा, चाहे हमारे पास उत्पादन क्षमता अधिक ही क्यों ना हो, परंतु जब तक पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता तब तक उत्पादन भी कम होगा और जो हमारी विक्रय की जो क्षमता थी या जो विक्रय जब जितनी मात्रा में करना चाहते वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो कच्चा माल की आपूर्ति है वह बजट कारक हो गई, वो बजट को प्रभावित कर रही है। जैसे और भी हो सकता है, जैसे लेबर है तो लेबर की जो रेट है और या फिर हमारा जो लेबर का जितना बजट है वह यदि कम है, या जो स्किल्ड कर्मचारी हैं सपोज करो, तो स्किल्ड कर्मचारी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने से हम एक निश्चित अवधि में हमारी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पाते हैं। और जैसे वित्त की कमी है तो वित्त की कमी होने से हम अपनी जो व्यवसाय की प्रोडक्शन की योजनाएं हैं या सेल्स की योजनाएं हैं उनको भी सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जितना लक्ष्य में हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से बजट कारक हो गए जो बजट को सभी तरह से प्रभावित करते हैं। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं। फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र या उत्तरदायित्व केंद्र। उत्तरदायित्व केंद्र ऐसा केंद्र होता है जिसमें बजट के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है और उस विभाग का एक अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसको बजट के अनुसार कार्य सौंप दिया जाता है। तो बजट की जो कार्य होते हैं जिसके अनुसार
बजट में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको पूरा कराने का कार्य उस उत्तरदायित्व केंद्र का होता है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। फिर है बजट फॉर्मेट, बजट प्रारूप। बजट प्रारूप वह विवरण होता है जो व्यावसायिक बजटों के निर्माण हेतु पहले से ही व्यवस्थित क्रम में तैयार कर लिया जाता है। यानी क्या होता है, एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है। इसमें बजट की जो बजट तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद में बजट का जो क्रियान्वयन किया जाना है, यानी जिसको कार्य रूप दिया जाना है बजट को, तो उसकी पहले से रूपरेखा तैयार करके इसमें लिख दी जाती है बजट प्रारूप में। तो उसके अनुसार ही फिर कार्य करना होता है। और बजट प्रारूप है जो वो बजट पुस्तिका में लिख दिया जाता है, और उसके जो बिंदु हों वो क्रम वाइज लिख दिए जाते हैं कि पहले ये कार्य करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये कार्य करना है। तो ये सिस्टेमेटिक तरीके से होता है और उसके अनुसार ही फिर कार्य को क्रियान्वयन किया जाता है। अब है बजट संगठन चार्ट। बजट संगठन चार्ट ये होता है कि जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है और बजट के लिए जो क्रियान्वयन के लिए जो अंत में उत्तरदायित्व अधिकारी हैं उनका ऊपर से लेकर नीचे तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या पदानुक्रम निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है प्रबंधक संचालक या महाप्रबंधक होता है। बजट का जो संगठन में सबसे बड़ा बजट अधिकारी, उसके नीचे बजट समिति होती है, महाप्रबंधक या जो जनरल मैनेजर होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे फिर बजट समिति होती है या बजट संगठन होता है, उसके नीचे फिर बजट अधिकारी होता है। फिर बजट अधिकारी है वह अलग अलग विभाग अध्यक्ष के अनुसार अलग अलग बजट के अन्य अधिकारी निर्धारित करता है। जैसे बजट सदस्य बजट समिति, बजट सदस्य बजट की सदस्यों की समिति होती है। फिर होते हैं विभागाध्यक्ष बजट अधिकारी के नीचे, जिसमें विक्रय विभाग का अधिकारी वो अपना उत्तरदायित्व केंद्र का अधिकारी भी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है उसका। उत्पादन विभाग हो गया, क्रय विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग हो गया, श्रम डिपार्टमेंट हो गया, सांख्यिकी विभाग हो गया, शोध और विकास विभाग हो गया, विज्ञापन और अन्य विभाग हो गए। ये सभी विभागाध्यक्ष होते हैं जो बजट अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं, और ये अपने अपने जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनके लिए उत्तरदायित्व केंद्र का भी कार्य करते हैं। फिर लेखाधिकारी हो गया, लेखाधिकारी में सहायक लेखाधिकारी उसके नीचे और अन्य कर्मचारी गण हो गए। तो ये सब बजट संगठन का चार्ट होता है। फिर अब बजट समिति। बजट समिति क्या होती है, बजट जो तैयार किया जाता है उससे पहले एक समिति बना दी जाती है, एक बजट संगठन बना दिया जाता है जिसको समिति या बजट संगठन भी कहते हैं। तो बजट संगठन, अभी जो हम बजट संगठन चार्ट पे बात कर रहे थे, तो उसमें जिन भी अधिकारियों का उल्लेख होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको बजट संगठन कहते हैं या बजट समिति कहते हैं। यानी बजट समिति में ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन शामिल होता है, उन सबको सामूहिक रूप से बजट समिति का नाम दिया जाता है। और बजट समिति होती है उसको बजट संगठन चार्ट के नाम से कह सकते हैं, या बजट संगठन बजट समिति चार्ट के नाम से भी कह सकते हैं। फिर अब बजट एंड प्लानिंग, बजट और नियोजन। बजट और नियोजन का आपसी संबंध है। बजट है वह नियोजन पर आधारित है। पहले नियोजन किया जाता है और उसके बाद में बजट तैयार किया जाता है, और फिर उस बजट के अनुसार कार्य को अंजाम दिया जाता है। यानी जो विभिन्न विभागों के जो कार्य होते हैं वह बजट के लक्ष्यों के अनुसार ही उनको कार्य करने का करना होता है। और अब है बजट समन्वय, बजट कोऑर्डिनेशन। बजट कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि
बजट के जो लक्ष्य होते हैं वो किसी संस्था के, कंपनी के सामूहिक लक्ष्य होते हैं। सभी कर्मचारियों को मिलके, सभी विभागों को मिलके बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इसके लिए उन्हें दिन रात कार्य करना होता है और इसके लिए सभी विभागों को एक दूसरे से जो आपसी में जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके ही उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो बजट समन्वय सभी विभागों को सामूहिक रूप से कार्य करके बजट लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि है, कार्य है ये भी, कि सभी विभाग एक दूसरे का सहयोग करें और बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करें, तो ये बजट समन्वय कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रभावशाली बजट के आवश्यक तत्व या गुण। एक जो प्रभावशाली बजट होता है वह मैनेजमेंट का एक टूल है। तो ये मैनेजमेंट का जो टूल है बजट है, तो बजट के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जो कर्मचारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। तो बजट के लक्ष्यों को यदि प्राप्त कर लिया जाता है तो वो प्रभावशाली बजट कहलाता है। यदि बजट के जो प्रभावशाली बजट नहीं होता है तो बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो इसके हम जो कौन कौन से तत्व हैं या जो इसके गुण हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है फिक्स्ड एंड एडिक्वेट टाइम पीरियड। फिक्स्ड एंड एडिक्वेट टाइम पीरियड, जो इसका एक निश्चित टाइम पीरियड और पर्याप्त समय निर्धारित किया जाना चाहिए बजट का, क्योंकि यदि बहुत लंबा समय भी रख देंगे बजट का तो बजट नीरस हो जाता है, कर्मचारी उसमें और मन लगा के रुचि से कार्य नहीं करते हैं, तो लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। दूसरा जो गुण है वह हो सकता है फुल एंड प्लान्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फुल एंड प्लान्ड अकाउंटिंग सिस्टम यानी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सुदृढ़ होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि जो सूचनाएं हैं, वित्तीय सूचनाएं, उनके आधार पे ही भविष्य का बजट तैयार किया जाता है। तो बजट के लिए पर्याप्त सूचनाएं अकाउंटिंग सिस्टम देता है। अब आगे है प्लान कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, लागत प्रति इकाई जिससे निर्धारित की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है, वो भी प्लान होना चाहिए, पहले से सही सूचनाएं दे सके, इस तरह से उसकी स्थापना करके रखनी चाहिए ताकि नीति निर्माण में सहायक हो सके, क्योंकि बजट है वह प्लानिंग करने के काम आता है, नीति बनाने के काम आता है। फिर है साउंड फोरकास्ट, यानी प्रभावशाली तरीके से पूर्वानुमान लगा लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बजट है वो पूर्वानुमान ही एक तरीके से। तो जो फोरकास्ट हमने लगाया है वह पर्याप्त जो नवीनतम तकनीकी हैं पूर्वानुमान करने की, उनके आधार पर लगाया जाना चाहिए। जैसे हवा में ही कोई वो तीर मारना कहते हैं जिसे, तो हवा में नहीं लगाना चाहिए पूर्वानुमान, उसके लिए कुछ जो आधार हैं, उसके जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनके आधार पे इसका बजट का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। फिर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्याप्त संगठन होना चाहिए। यदि संस्था के पास जो संगठन है वो पर्याप्त नहीं है तो लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होता है। यानी जो संगठन है, कर्मचारी हैं, जो भौतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिटर्मिनेशन होता है उनका दृढ़ निश्चय है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि जो सर्वोच्च अथॉरिटी होती है बजट संगठन की और उसके जो उत्तरदायित्व केंद्र होते हैं, यदि वो डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो तब बजट प्रभावशाली हो जाता है। फिर है एडिक्वेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं दी जाती हैं मैनेजमेंट को, वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी विश्वास करने योग्य होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आधे अधूरे आंकड़ों के हिसाब पे यदि को आधार मान के यदि बजट का निर्माण किया जाता है तो फिर जो बजट के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है।
क्योंकि फिर तो परिणाम ही वास्तविक परिणाम ही दूसरे होते हैं। फिर है वेल डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज़, यानी जो बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरी तरह से डिफाइंड की होनी चाहिए। क्योंकि यदि नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं तो नीतियों के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उनके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर है बजट कमेटी, बजट बनाने के लिए बजट कमेटी का निर्माण प्रत्येक संस्था में किया जाना चाहिए। फिर है सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, जो बजट निर्माण का कार्य है और उसको टॉप मैनेजमेंट का सहारा मिलना चाहिए, यानी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही बजट को कार्य कराया जाना चाहिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है और सभी कर्मचारी उसके जो नीचे होते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट की बात को हमेशा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए बजट निर्माण का कार्य भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही होना चाहिए। फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर बजट, प्रत्येक जो संस्था है उसको जो मास्टर बजट उसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, और मास्टर बजट तैयार करते समय जो विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्र हैं उनके द्वारा जो उनके बजट हैं उनको सम्मिलित करके मास्टर बजट तैयार करना चाहिए, जिससे कि बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी रहे। फिर है बजट लिमिटेशंस, बजट की सीमाएं होती हैं कुछ, उन सीमाओं के द्वारा बजट बनाते समय उन सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि हम सीमाओं को ध्यान में नहीं रखते हुए बजट बना रहे हैं तो उन बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। फिर है बजट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, बजट है वो लॉसशील होना चाहिए। लॉसशील बजट क्या होता है कि ऐसा बजट जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज किया जा सके। यदि लगता है कि परिस्थितियाँ विकट हो गई हैं तो उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सके, जैसे वर्तमान में अचानक ये कोविड-19 की महामारी के चलते अचानक लॉकडाउन होने से संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उनको फ्लेक्सिबल बजट को फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए, यानी जो भौतिक और जो वित्तीय लक्ष्य हैं उनको घटा के कम कर देना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल बजट है। फिर अब बजट मस्ट भी इकोनॉमिकल, बजट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी जो मितव्ययी होना चाहिए, यानी बजट को यदि हम लागू कर रहे हैं संगठन में तो बजट पे जो खर्चा होता है बनाने के ऊपर उससे ज़्यादा हमें बजट के निर्माण से फ़ायदा होना चाहिए। तो बजट के निर्माण से संस्था को फ़ायदे द्विगुने होने चाहिए और उसके बजट निर्माण के जो खर्चे हैं उनसे फ़ायदे द्विगुने होने चाहिए, तो तभी बजट प्रभावशाली होता है। और अब हमने प्रभावशाली बजट के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करी है और मैं श्रवण सैनी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बरोड़ा आपसे चर्चा कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।